विश्व युवा दिवस पर कृषि भवन के ऑडिटोरियम में युवा संकल्प कार्यक्रम का भव्य आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं। मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत करने पहुंचे हैं। राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन सीताराम लांबा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को युवा नीति पर मसौदा तैयार करते नजर आए। विश्व युवा दिवस पर आज राजस्थान युवा बोर्ड धूमधाम से इसे सेलिब्रेट कर रहा है। राजस्थान की नई युवा नीति का मसौदा भी सीएम को सौंपा गया है। युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा का संबोधन, युवा संकल्प में आशीर्वाद देने आए ऊर्जावान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं को हमेशा आगे बढ़ने का काम करने वाले सीपी जोशी का भी स्वागत किया गया। राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास दिन है। नई युवा नीति का मसौदा आज सीएम को सौंपा गया। इलाके में जाकर युवाओं से फीडबैक लिया गया है, संवाद स्थापित किया गया है। शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर इस नीति में युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए बात की गई। स्रोत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा कहते हुए और आदरणीय मंच को आभार व्यक्त करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय राजस्थान। कन्हैया कुमार को आप देख रहे थे, कांग्रेस में शामिल कन्हैया कुमार वो मंच से संबोधित कर रहे थे। देखिए, युवाओं का कार्यक्रम इसलिए कन्हैया कुमार को यहाँ पर बुलाया गया। मैं युवा संकल्प समारोह में सीएम गहलोत मौजूद हैं। सर से अनुरोध करूंगा कि सभी मेहमानों को बुक प्रदान करें। सीएम गहलोत का भी संबोधन होना है। अब देखने वाली बात होगी सीएम गहलोत अपने संबोधन में क्या कहते हैं और क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं वो, क्योंकि युवाओं की बात है। जाहिर तौर पर कुछ न कुछ तोहफा जरूर मुख्यमंत्री युवाओं को देंगे यहाँ पर, क्योंकि लगातार जितनी भी मुख्यमंत्री के संबोधन पिछले कुछ दिनों में हुए हैं उसमें जाहिर तौर पर कई बड़े जो ऐलान है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किए हैं। राजस्थान के लिए आज का दिन ऐसे में बेहद खास है। यहाँ पर युवाओं के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा संकल्प समारोह दिया गया है नाम। सीएम गहलोत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जो नई युवा नीति है उसका पूरा मसौदा जो है वो तैयार किया गया, वो सौंपा गया है मुख्यमंत्री को। बड़ी बात यह है कि ये जो मसौदा है वो युवाओं के उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगा और किस प्रकार से क्या चीजें होंगी, क्योंकि हर एक वर्ग को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री चुनावी वर्ष में कर रहे हैं। वक्त ज्यादा बचा नहीं है। अब ऐसे में हर एक लम्हे को भुनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीपी जोशी, कन्हैया कुमार, तमाम नेता आपको दिख जाएंगे। युवा संकल्प समारोह में सीएम गहलोत मौजूद हैं। युवाओं को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, युवाओं को उत्थान के लिए क्या काम किया जाए, कैसे रोजगार मिले, क्या उनकी परेशानियां हैं, और इन सभी विषयों को लेकर इस मसौदे में बातें रखी गई हैं। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए। दिनेश, कहां तक पहुंचा कार्यक्रम, कौन कौन से लीडर्स मौजूद, क्योंकि कन्हैया कुमार नजर आए अभी? बिल्कुल, अभी कन्हैया कुमार का उद्बोधन हुआ है। अब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का उद्बोधन शुरू हो गया। ऐसे में लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। सीपी जोशी को दिनेश, अब शुरू हो गया संबोधन, सुना देते हैं कि क्या कह रहे हैं सीपी जोशी। यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम जी, वाइस प्रेसिडेंट सुनील जी, अभिषेक जी, मंच पर बैठे हुए यूनिसेफ यूनाइटेड पॉपुलेशन के हरिदास जी, डॉक्टर दीपांश जी, ठक्कर जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं सीताराम जी लांबा और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयत्न करके राजस्थान सरकार के सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से ये यूथ पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यूनाइटेड नेशंस का विश्व युवा दिवस है। अभी भाई कन्हैया कुमार जी ने अपनी बात रखी, मैं 2 मिनट में अपनी बात अपने ढंग से रखना चाहता हूँ। जो पॉलिसी हमने बनाई है उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने का काम इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है। आज इस पॉलिसी के इतर एक बात जो हमें खास तौर से समझने की आवश्यकता है, मैं और अशोक जी गहलोत 29 साल की उम्र में जनप्रतिनिधि बन गए थे। मैं 1980 में एमएलए बन गया था और अशोक जी गहलोत 1980 में सांसद बन गए, भारत सरकार में मंत्री बन गए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, तो एक नौजवान आदमी जब जनप्रतिनिधि बनता है, उनके मन में आकांक्षा होती है कि हम देश का निर्माण करने का काम कैसा करेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर एक नौजवान जब राजनीति में आया और आज मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला,
तो उनके मन में कल्पना है कि जो नई जवान पीढ़ी है उसके निर्माण करने की नीति का निर्माण करने का काम करें। इसलिए जब माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में ये नीति का डॉक्यूमेंट यहाँ रखा जा रहा है, तब मैं अपने अनुभव से माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस देश में, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नौजवान पीढ़ी को एजुकेट नहीं कर रहे हैं। जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम नौजवान पीढ़ी को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी पॉलिसी की बात करें वो पॉलिसी इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं हो पाएगी। क्यों इस देश में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राजीव गांधी ने कल्पना की कि हमें सत्ता के विकेंद्रीकरण में 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद पंचायत और लोकल सेल्फ के चुनाव करने का निर्णय किया? क्यों राजीव गांधी जी के मन में कल्पना थी कि 18 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार दिया जाए? अब हम आज नौजवान पीढ़ी को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि वार्ड पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, पंचायत समिति सदस्य क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सांसद को क्या अधिकार है, वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो सांसद चर्चा कर सकता है, संसद में चर्चा की जा सकती, वो कौन से विषय हैं जो स्टेट में डिस्कस किए जा सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है जहाँ पर दोनों सदन नियम बना सकते हैं। हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं, हम सिखा ही नहीं रहे कि वार्ड पंच की जिम्मेदारी क्या है। जब एक गांव का गरीब आदमी एनएफसी में उसका नाम नहीं आता है, जब गांव के गरीब आदमी का इंदिरा आवास योजना में नाम नहीं आता है, तब यह प्रश्न उठता है कि उसका चयन किसने किया। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चयन करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है। और ग्राम सभा का चयन करने का काम कौन करता है? इस देश में यदि वार्ड पंच प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करे तो व्यक्तिगत लाभ की जितनी योजना हो जिसको आज अशोक जी गहलोत राजस्थान में प्रोपेगेट कर रहे हैं, सही आदमी का उसका चयन करने का काम ग्राम सभा में और उसको ढंग से आइडेंटिफाई करने का काम है वार्ड पंच का। यदि वार्ड पंच अपने जिम्मेदारी का ठीक निर्वहन करे तो एक वार्ड में संख्या होती है 250 वोट की, वो 250 वोट में उसे मालूम है कि मेरे गांव मेरे उस वार्ड में बुजुर्ग आदमी कौन है, उस आदमी में उसको मालूम है कि गरीब आदमी कौन है जिसका एनएफसी में नाम आना चाहिए, वो आदमी कौन है जिसका इंदिरा आवास में नाम आना चाहिए। इसका चयन करने का काम ग्राम सभा में होता है। जब वो चयन गलत हो जाता है तब जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज के जो लाभ हैं उस आदमी को नहीं मिलते। तो सबसे पहले हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है कि जो सबसे छोटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इकाई है जिसमें जो चुना हुआ प्रतिनिधि वार्ड पंच, उसकी जो ताकत है वो ताकत प्रधानमंत्री से ज़्यादा ताकत है, व्यक्तिगत लाभ का लाभ देने का काम कर सकते। अब पहली बार अशोक जी गहलोत की सरकार में राहत कैंप लगाए हैं। राहत कैंप में आपने देखे कि व्यक्तिगत लाभ के कौन कौन सी योजना बनाई है। हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हम एनएफसी फूड पे जिसका नाम है, एनएफसी का अंदर नाम है फूड सिक्योरिटी में, उसको हम सब्सिडाइज एज पर राशन देंगे। जो बुजुर्ग आदमी उसकी पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये जो बुजुर्ग आदमी हैं जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना में जोड़ने का काम किया, सभी गरीब परिवारों को और भी लोगों को जोड़ने के लिए पैसा देने का काम किया। अब जो चिरंजीवी योजना में जो व्यक्ति लाभ लेने का काम करने का काम कर रहा है, उसके लाभ करने के काम करने में जो सरकार ने नियम बनाए, कानून बनाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या पैकेज है, सरकारी हॉस्पिटल में क्या पैकेज है, उसको कैसे बेनिफिट किया जा सकता है, ये जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना काम नहीं करेगा तब तक हम कोई भी पॉलिसी बना दें उस पॉलिसी का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में यह भी ज़रूरी है कि हम नौजवान पीढ़ी को पॉलिटिकली एजुकेट करने का काम करें। और ये भी ज़रूरी है माननीय अशोक जी गहलोत जो आपने निर्णय लिया, हम इस देश में कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने जिन वैल्यूज़ को चेरिश किया उस वैल्यूज़ को नीचे इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रयत्न किया और राजस्थान में लीड लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन यह ज़्यादा आवश्यक है इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। संविधान में हमने क्या लिखा है, संविधान में हमारा क्या कल्पना है, क्यों इस देश में हम समाजवादी लोकतांत्रिक समाज की निर्माण करना चाहते हैं, क्यों इस देश में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्यों इस देश में माइनॉरिटी के अधिकार दिए गए हैं, क्या उनके अधिकार हैं। उन अधिकारों को संरक्षण करने के लिए यदि हमने पॉलिटिकली एजुकेशन लोगों को नहीं दी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खतरे बढ़ जाएंगे। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खतरा इतिहास उठा के देख लें, हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था, वो मंच का नहीं आया था। यदि चुनाव जीतने की प्रक्रिया में हम सब चीज़ों को सही ढंग से परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे तो जो चुनौतियाँ आगे देश में आने वाली है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस यूथ पॉलिसी के साथ पॉलिटिकल एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों चुनी हुई सरकारें अपनी नीतियाँ
संविधान के जो परिप्रेक्ष्य के उनके अंदर ही लागू कर सकती है, संविधान के इतर ये काम नहीं कर सकती। क्यों संविधान में हमने एक कल्पना की कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की जिम्मेदारी की। कितने नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम है कि हम चुनाव जीतने के बाद जो विधायिका बनाते हैं, जिस विधायिका के प्रति अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव, जो नियम और कानून बनाकर न्यायपालिका बनाती है, वो विधानसभाएं 25 दिन और 30 दिन चलती है। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहाँ 400 विधानसभा के सदस्य हैं, वहाँ 18 दिन तक विधानसभा